2 दिसंबर 1984 रात के तकरीबन 12 बजे एक इंसेक्टिसाइड बनाने वाली कंपनी से गैस लीक होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC, जिसके वजह से सिर्फ एक रात में 3000 लोगों की मौत हो गई और 5 लाख लोग एक्सपोज हो गए मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से। और इसको हम लोग वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे व्हाई भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन। साल 1934 यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL को भोपाल में इस्टेब्लिश किया जाता है और वॉरेन एंडरसन को CEO बनाया जाता है। यूनियन कार्बाइड्स अपने कंपनी में बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाती थी, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, एवर रेडी का बैटरी जिसको आप लोग अपने आम जिंदगी में भी यूज किए होंगे, प्लास्टिक बनाती है, कार्बन प्रोडक्ट बनाती है और इंडस्ट्रियल केमिकल भी बनाती है। यूनियन कार्बाइड में 49.1% स्टेक्स इंडियन बिजनेसमैन और इंडियन गवर्नमेंट की थी। यूनियन कार्बाइड का नाम चेंज करके एवर रेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दी गई थी 1994 में। साल 1969 में एक स्पेशल इंसेक्टिसाइड है सेविन, जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC को अमेरिका से इंपोर्ट करानी पड़ती थी, जिसके कारण से कंपनी वालों का कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ता था। साल 1980 द इम्पोर्टेंट ईयर। यूनियन कार्बाइड ने MIC को इंपोर्ट करने की जगह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने लगी। MIC को बनाने के लिए केमिकल को मिक्स करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डेंजरस काम है। इसके बावजूद भी इन्हें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई और इन्हें सजेशन दिया गया कि एक प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान बनाना चाहिए। अगर कोई डेंजरस गैस लीक हो जाए तो ये प्लान काम में आएगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये प्लान कंपनी के द्वारा वर्कर्स को बताया ही नहीं गया और एक वर्कर मोहम्मद अशरफ की डेथ हो गई MIC गैस से। इंसेसाइड कंपनी जो कि सेवन को बनाता था, उसके सेल्स बहुत ज्यादा नीचे गिरने लगे और उस कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आने लगे और उनके सेल्स ज्यादा बिकते थे यूनियन कार्बाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स का दाम बहुत ही चीप रहता था। यूनियन कार्बाइड कंपनी को सेवन के कॉस्ट कट करने पड़ते थे और इसको कॉस्ट कट करने के लिए बहुत जगह से कॉस्ट कट करने पड़ते थे। वर्क फोर्स रिड्यूस्ड और अनक्वालिफाइड वर्कर को कंपनी हायर करने लगी और सेफ्टी मेजर को भी इग्नोर किया गया। कंपनी इतनी डेंजरस केमिकल को मैन्युफैक्चर कर रही थी कि इसके खिलाफ वर्कर प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन उन वर्करों को भी निकाल दिया गया। लेकिन उसके बाद सबसे पहले ट्रेड यूनियंस जो उस एरिया के थे वो भी प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन उन ट्रेड यूनियंस को भी निकाल दिया गया जॉब से और उनकी डिमांड्स को भी फुलफिल नहीं किया गया। मोहम्मद अशरफ ने अपने दोस्त राजकुमार खेसवानी को सारी चीजें बताई थी। राजकुमार खेसवानी एक जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने अंदर की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करी और एक्सेस किए कुछ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, जिनमें इन्हें प्लांट के हॉरिबल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में पता चला। इन्होंने अपने फर्स्ट आर्टिकल की हेडलाइन में लिखा, बचाइए हुजूर इस शहर को बचाइए। इस रिपोर्ट में इन्होंने मेंशन किया कि कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है इस प्लांट में। भोपाल के 20% रेजिडेंट्स यूनियन कार्बाइड प्लांट के आसपास रहते थे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये थी कि इन्हें पता कैसे चला कि कार्बाइड वाले डेंजरस केमिकल बनाते हैं। तो इन्होंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि ये लोग MIC बनाने के लिए फॉस्फेजीन केमिकल का यूज करते हैं। तो इनसे इन्हें ये याद आया कि जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तो हिटलर ने भी फॉस्फेजीन गैस को यूज किया था। तो इनसे उन्हें लगा कि ये बहुत डेंजरस चीज बना रहे हैं। खेसवानी जी ने चीफ मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट तक को भी लेटर लिख के वार्निंग दी थी। 26 सितंबर 1984 में इनके एक और आर्टिकल की हेडलाइन में मेंशन किया था कि ज्वालामुखी के मुहाने बैठा भोपाल। इसका मतलब ये होता है कि भोपाल इज सिटिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ वोल्केनो। आज के दिन हम ये सब देखकर कह सकते हैं कि इन्होंने पूरे डिजास्टर को प्रेडिक्ट कर दिया था, लेकिन जब तक डिजास्टर हुआ नहीं तब तक इन पर न कंपनी न सरकार और यहाँ तक कि इनके दोस्तों ने भी इन पर विश्वास नहीं किया और इन सब लोगों को ये सारी चीजें नॉनसेंस लगती थी। थोड़ी गहराई से समझते हैं कि एक्चुअली में उस प्लांट में चल क्या रहा था। मैंने जैसे बताया MIC को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उस प्लांट में। MIC को लिक्विड फॉर्म में बड़े बड़े टैंक्स में स्टोर किया जाता था। E610 और E611 पूरा MIC से भरा हुआ होता था, लेकिन E619 टैंक को इमरजेंसी के लिए पूरा खाली छोड़ दिया जाता था और इसके अलावा सेफ्टी के लिए टैंक को 60% ऑफ द वॉल्यूम तक भरा जाना था। इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, क्योंकि MIC जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक पॉइजनस गैस रिलीज होती है। इसके अलावा अगर MIC एयर के
कांटेक्ट में भी आ गई तो भी एक वाइब्रेटरी रिएक्शन होता है और एक पॉइजनस गैस रिलीज होता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए टैंक में MIC को कवर किया जाता है प्रेशराइज नाइट्रोजन गैस से, क्योंकि वो अपने जगह पे टिका रहे। टैंक के टेम्परेचर और प्रेशर को रेगुलरली चेक किया जाता था। हर टैंक में 2 पाइप अटैच्ड होती है। एक पाइप टॉक्सिक गैसेस, पॉइजनस गैसेस को बाहर निकालती है और उन गैसेस को बर्न ऑफ करने के लिए भेज देती है, और दूसरी पाइप से टैंक में नाइट्रोजन डाला जाता है। अगर टैंक का प्रेशर कम हो गया तो और नाइट्रोजन डाला जाता है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। वर्कर का रूटीन ड्यूटी ये था कि पाइप को रेगुलरली क्लीन किया जाए और जब भी MIC को निकाला जाए 7 बनाने के लिए उसे सेफली निकाला जाए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 3 टैंक्स थे जिनमें से किसी को भी 60% से ज़्यादा भरना नहीं था, लेकिन भरा गया 60% से ज़्यादा। और मैंने बताया था कि 3 टैंक में से एक टैंक को इमरजेंसी के लिए खाली रखा जाता था, लेकिन उस रात वो तीसरी टैंक को भी भरा गया MIC से। पैसे बचाने के लिए ज़्यादा MIC स्टोर किया जा रहा था। दूसरी चीज़, 3 में से 2 टैंक का प्रेशर सही नहीं था। तीसरी चीज़, जो इंडिकेटर MIC का लेवल दिखाता है वो काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा एक अलार्म लगाया गया था जो बजता था अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अलार्म को भी कई साल पहले डिस्कनेक्ट कर दिया गया और अलार्म भी काम नहीं कर रहा था। याद है मैंने उस पाइप के बारे में बताया था जो कि पॉइजनस गैसेस को बाहर ले जाकर जला देती थी। तो ये जो गैस थी वो पाइप से निकलकर वेंट गैस स्क्रबर में जाती थी, लेकिन वो स्विच ऑफ कर रखा था। ये रबर तभी काम करता था जब कोई वर्कर वहाँ पे जाके स्विच ऑन करता तब। छठी चीज, E610 टैंक में एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा था, वो काम नहीं कर रहा था और उसे रिपेयर भी नहीं किया गया। और इन सब चीजों के अलावा यूनियन कार्बाइड प्लांट MIC को मैन्युफैक्चर करना बंद कर चुका था अक्टूबर 1984 में। कंपनी अपने ऑपरेशन ऑलमोस्ट बंद कर चुकी थी और जो MIC स्टोर था उन्हें तभी यूज किया जा रहा था जब जरूरत पड़े। लास्ट और फाइनल प्रॉब्लम, अगर कुछ गलत होता फैक्ट्री में तो उसके लिए 2 अलार्म लगाए गए थे। एक अलार्म था फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स के लिए और जो दूसरा अलार्म था जो कि और लाउडर बजता था वो फैक्ट्री के आसपास भोपाल के जो लोग रहते थे उनके लिए लगाया गया था, लेकिन इसको भी कई साल पहले ही बंद कर दिया गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, सेफ्टी मेजर्स थे जिन्हें इग्नोर किया गया था और जो गलतियां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी जिस दिन ये डिजास्टर हुआ। और जैसा कि जर्नलिस्ट राजकुमार खेसवानी ने प्रेडिक्ट किया था, यहाँ पे कोई डिजास्टर होने की देर थी। ऐसा ही हुआ, इतने सारे सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर किया जाएगा तो हैरानी की बात ही नहीं है कि कोई डिजास्टर हो जाएगा, और यही हुआ। 2 दिसंबर 1984 भोपाल के लोगों के लिए आम रात थी। रात के 9 बजे वर्कर्स की शिफ्ट चेंज हुई और नए वर्कर्स आए और उन्होंने अपना रूटीन के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। MIC टैंक में लगी पाइप को ढोना शुरू किया और फिर उस पाइप में पानी डालना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बात नोटिस की कि पानी बाहर नहीं आ रहा है दूसरी तरफ से। वर्कर ने 11 बजे जाकर सुपरवाइजर को बताया, लेकिन सुपरवाइजर ने कहा चलता रहने दो पानी को, और कहा जो अगली शिफ्ट में वर्कर्स आएंगे वो स्विच ऑफ कर देंगे। पाइप पे स्लिप ब्लेंड्स नहीं लगी हुई थी। स्लिप ब्लेंड्स पानी को टैंक के अंदर जाने से रोकती है। करीब 10 बजे के आसपास पानी टैंक E610 में जाने लगी। यहाँ पर एक भारी मात्रा थी MIC गैस की, और जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि MIC प्लस वाटर से क्या होता है, और वही हुआ। MIC और वाटर का रिएक्शन स्टार्ट हो गया और गैसेस के क्लाउड बनने लगे। लेकिन वर्कर को इतनी साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी। 1 घंटे के बाद नए शिफ्ट के काम करने वाले आ गए और जो नए वर्कर्स आए उन्हें ये फील हुआ कि उनकी आंखें जल रही है। उन्होंने टैंक के आस पर प्रेशर देखा, प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा था, लेकिन उन्हें लगा ये सेफ। लेकिन फिर उनकी आंखें जलने बंद हो गई। उन्होंने सोचा कहीं ना कहीं गैस लीक हुई है, चलो देखते। 11:45 के आसपास वर्करों ने लीक ढूंढ लिया। इनमें से एक वर्कर थे सुमंदी। इन्हें एक जगह से लिक्विड ड्रिप होते हुए दिखी। अगले 1 घंटे में एग्जैक्टली क्या हुआ अभी भी इस पे डिबेट की जाती है, लेकिन माना यह जाता है कि वर्कर्स ने लीक को इग्नोर किया और अपने टी ब्रेक लिया 12:40 तक। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि पैनिक उससे पहले ही शुरू हो गया था। यहाँ पर सारा ब्लेम कुछ सुपरवाइजर्स और वर्कर्स पर डाला जाता है क्योंकि उन्होंने इस गैस लीक को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन एक चीज हम फॉर श्योर जानते हैं कि 12:30 तक वर्कर्स को रियलाइज हो चुका था कि फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। प्रेशर के रीडिंग्स बहुत हाई थी और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा
था टैंक में। टैंक अंडरग्राउंड था, कंक्रीट टूटना स्टार्ट हो गया। सुमन कंट्रोल रूम की ओर भागे अलार्म बजाने के लिए। E610 टैंक से गैस बड़ी तेजी से निकल रही थी और इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही पानी को स्विच ऑफ किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था और इसके बाद जो हुआ वो कम्प्लीटली केओस था। अगले 24 घंटे के अंदर 15,000 लोगों की मौत हो चुकी थी और 5 लाख लोग एक्सपोज हो चुके थे MIC से, और इसको हम लोग वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।